Hello students, we were reading our second chapter, Kings, Farmer and Towns. This is the last video of the second chapter. Our next heading is Back to Basics. Means कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसका हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं. हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड. तो हमने भी अब तक पढ़ा था कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो डेसिफर्ड, जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो डेसिफर्ड किए जा चुके हैं, जो पढ़े जा चुके हैं, उनके द्वारा ही मिली है. अब क्वेश्चन उठता है कि जो इंस्क्रिप्शन है डेसिफर कैसे किए गए. अगर हम बात करें कि जो भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो भी मिला हुआ था, क्योंकि वो बहुत प्राचीन लैंग्वेज थी, बहुत प्राचीन इंस्क्रिप्शंस थे, उनको कैसे उन्होंने डेसिफर किया. तो हम पहले पढ़ रहे हैं डेसिफरिंग ब्राह्मी. मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी. कि जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, जो भी लिपि में मिली हैं, जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की जो भी लिपियां हैं वो आपको मालूम है कि सब ब्राह्मी लिपि से ही डिराइव की गई हैं, ली गई हैं. स्क्रिप्ट यूज मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट, और जो भी अशोकन स्क्रिप्ट जो भी है वो ब्राह्मी लिपि में ही है. From the late 18th century, European scholar aided by Indian Pandits worked backward from contemporary Bengali and Devanagari manuscript, comparing their letter with older specimens. तो 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडियन के जो पंडित थे उनके साथ मिलकर काम किया, और जो इंडियन जो लैंग्वेज है जो कि कंटेम्प्रेरी बंगाली देवनागरी है, जो काफ़ी जो स्क्रिप्ट जो हिंदी में यूज़ की जाती है, उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स निकाली, उनको कंपेयर किया उन लेटर्स से, और जो ओल्डर स्पेसिमेंस थे उनसे उन्होंने कंपेरिजन किया. तो कह सकते हैं जो यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस लैंग्वेज को समझने के लिए भारतीय जो पंडित थे, इंडियन पंडित थे, उनकी भी हेल्प ली, जो कि प्राचीन ग्रंथों के जानकार थे. Scholar who studied early inscription sometimes assumed these were in Sanskrit, although the early inscriptions were in fact in Prakrit. तो स्कॉलर जो कि इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर रहे थे उनका ये मानना था कि जो भी ये इंस्क्रिप्शंस है ये संस्कृत में है. ऑल द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत. तो जो भी स्कॉलर्स जो इंस्क्रिप्शन को जानते हैं वो सब संस्कृत में लिखी गए थे, लेकिन जो ये इंस्क्रिप्शन मिले थे ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गए थे. It was only after a decade of painstaking investigation by several epigraphists that James Princess was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. तो बहुत रिसर्च वर्क हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई. इंडियन पंडित ने, यूरोपियन के जो भी स्कॉलर्स थे, सब ने मिलकर बहुत कोशिश की. सारे लिटरेचर को खंगाला गया, सभी डिफरेंट लैंग्वेज को देखा गया, और फिर 1838 में जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने आखिरकार इस लैंग्वेज को डेसिफर किया जो कि अशोकन ब्राह्मी लिपि थी. तो अब हम बात कर रहे हैं खरोशी लैंग्वेज. इसको कैसे पढ़ा गया. द स्टोरी ऑफ डेसिफर ऑफ खरगोशी स्क्रिप्ट यूज इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ ईस्ट इज डिफरेंट. अब जो भी सेकेंड लैंग्वेज है खरगोशी, इसकी जो स्क्रिप्ट पढ़ी गई ये थोड़ा सा जो नॉर्थ ईस्ट में मिली थी काफ़ी थोड़ा सा अलग है. Here finds of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area have facilitated matters. These coins contain names of kings written in Greek and Khargoshi script. आपको मालूम है कि उस दौरान काफ़ी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था, तो जो भी ग्रीक्स के किंग्स थे उनसे के साथ भी ट्रेड होता था. तो जो कॉइन्स थे, इंडो ग्रीक कॉइन्स थे, जो कि उस दौरान जो भी रूलर्स थे उन्होंने बनवाए हुए थे सेकेंड फर्स्ट सेंचुरीज़ में, और क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए बनवाए गए थे, तो इस पर जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो खरगोशी में भी लिखा हो गया था, और उसको ग्रीक लैंग्वेज में भी उस पर लिखा गया था. ज़्यादा उसमें किंग्स के नेम लिखे गए थे कॉइन्स में. तो इसे आप नेक्स्ट पेज पे देख पाएंगे. तो आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो कॉइन्स बने हैं इंडो ग्रीक के, तो इस चूँकि इस पे जो ये ट्रेडिंग के लिए बनाए गए थे, तो ये इंडिया से भी ट्रेड करते थे, तो इस पे जो लैंग्वेज लिखी गई है वो खरगोशी लैंग्वेज में भी लिखा गया है और ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखा गया है. उस पर किंग्स के नेम लिखे गए हैं. तो स्कॉलर्स who could read the former compare the letters.
तो जो स्कॉलर ग्रीक लैंग्वेज को जानते थे उन्होंने स्टडी की, लेटर्स को कंपेरिजन किया खरगोशी लैंग्वेज के। द सिंबल ऑफ फॉर ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम एज सच एज अपोलोडस। तो देखा गया कि जो ए सिंबल है, जैसे कि नाम है अपोलोडस, उसमें जो ए वर्ड है उसमें देखा गया कि उन्होंने जो ए वर्ड जो बना हुआ है उसका जो सिंबल यूज़ किया गया है दोनों लैंग्वेज में इसको किस तरह से लिखा गया है। वे प्रिंसप आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ खरगोशी इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत। तो प्रिंसप थे, इन्होंने पाया कि जो खरगोशी जो लैंग्वेज है ये प्राकृत लैंग्वेज की तरह ही इस लिपि है जो खरगोशी प्राकृत की तरह ही है। इट बिकम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो इस तरीके से जो खरगोशी लैंग्वेज डेसिफर्ड हुई तो जो लंबे जो भी लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस थे उनको पढ़ा जाना पॉसिबल हो पाया। हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। तो जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, क्योंकि जो भी हम हिस्ट्री में जानते हैं वो तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी जानकारी बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि वो लैंग्वेज डेसिफर्ड नहीं हो पाई, तो जो भी हमें मिला हम उसको नहीं जान पाया जाता। तो ज़्यादातर जो भी हिस्टोरियंस जानते हैं इस टाइम के बारे में वो दो मीन्स जानते हैं। एक तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो मिले हुए हैं उनके द्वारा, या फिर जो कॉइन्स हैं उनके द्वारा। तो टू फाइंड आउट हाउ epigraphist historian work, let us look at two Ashoka inscription more closely. Note the name of ruler. Ashoka is not mentioned in inscription. What is used instead are titles adopted by ruler Devanpriya, often translated as beloved of gods and Priyadasi or pleasant to behold. खास बात है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उस दौरान के उसमें कहीं भी अशोका रूलर का नाम नहीं लिखा गया है, उसके बजाय उस पर टाइटल लिखे गए हैं जैसे कि देवनप्रिया, इसका मीन्स होता है बिलवेड ऑफ गॉड्स, या पियादासी मीन्स है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो यहाँ अशोका का नाम नहीं लिखा बल्कि देवनप्रिया वर्ड यूज़ किया गया है। अब ये कैसे क्लियर हो कि ये अशोका के लिए लिखा गया है। द नेम अशोका इज मेंशन सम अदर इंस्क्रिप्शन विच आल्सो कंटेन दीज टाइटल। तो क्या है कि कुछ अदर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उस पर अशोका लिखा हुआ है और अशोका के आगे ये टाइटल का यूज़ किया गया है। तो इससे क्लियर हो जाता कि जो ये टाइटल है पियादासी या फिर देवनप्रिया ये अशोका के लिए ही यूज़ किया गया है। तो आफ्टर एग्जामिन ऑल द इंस्क्रिप्शन एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म ऑफ कंटेंट, स्टाइल एंड लैंग्वेज एंड पैलियोग्राफी, एपिग्राफिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर। तो इतना आसान नहीं होता लैंग्वेज को डेसिफर करना, बहुत स्टडी करनी पड़ती है। तो जब जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने एग्ज़ामिन किया कि जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं इनका जो कंटेंट है, जो डिफरेंट जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं तो उनका जो कंटेंट है, स्टाइल है, लैंग्वेज है और पैलियोग्राफी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग। तो जो भी पैलियोग्राफी है इसकी या पैलियोग्राफी इसकी स्टाइल है लिखने की तो वो काफ़ी सिमिलर है। तो इस तरह से जो एपिग्राफिस्ट है उन्होंने माना कि ये सब एक ही रूलर के द्वारा इशू किए गए थे। यू मे आल्सो हैव नोटिस दैट अशोका क्लेम दैट अर्लियर रूलर हैड नो अरेंजमेंट टू रिसीव रिपोर्ट्स। इफ़ यू कंसिडर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट प्रायर टू अशोका, डू यू फाइंड द स्टेटमेंट्स ट्रू? History had to constantly assess statement made in inscription to judge whether they are true, plausible or exaggeration. एक और बात है कि अशोका का मानना दावा था कि इससे पहले की कोई भी रूलर्स ने इस तरह की इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखवाई, इस तरह कोई रिपोर्ट्स नहीं लिखवाई। तो हम देखें पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें सब कॉन्टिनेंट की अशोका से पहले की, तो ये समझ में आना कि क्या इससे पहले किसी भी रूलर ने इंस्क्रिप्शन नहीं लिखवाए। तो जो हिस्टोरियंस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस बात को समझने में कि जो लिखवाया गया है इंस्क्रिप्शंस पे क्या वो ट्रू है, प्लॉजिबल है, भरोसेमंद है, या एग्जैगरेशंस तो नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा गया है। क्योंकि लिखवाने वाला जो इतनी मेहनत करवा रहा है, स्टोन्स पे इंस्क्रिप्शंस करवा रहा है, इतना उसको एनकार्विंग करवा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखी बगाड़ने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में लिख रहे हों। तो हिस्टोरियंस को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है।
Did you notice that there are words with brackets? Epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentence clear. This has to be done carefully to ensure that the intended meaning of the author is not changed. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं ब्रैकेट्स में भी लिखे जाते हैं, तो जो एपिग्राफिस्ट है वो ये भी देख के चलते हैं कि जो मीनिंग है ब्रैकेट में वो मीनिंग मैच कर रही है कि नहीं बाकी सेंटेंस से, क्योंकि उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो मीनिंग है लिखने वाले की, ऑथर की, वो चेंज ना हो जाए। Historians have to make other assessment as well. If a king's order were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, would passerby have stopped to read this? तो हिस्टोरियंस को इसके अलावा कुछ और भी असेसमेंट करना पड़ता है कि जो भी किंग्स ने ऑर्डर्स इंस्क्राइब किए गए हैं नेचुरल रॉक्स पे, जो भी इंस्क्रिप्शन किए हैं सिटीज़ के आसपास जो किए हैं, या फिर इम्पोर्टेंट जो रूट्स हैं कम्युनिकेशन के वहाँ पे इसको उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो क्या रूलर्स ये मानते थे कि जो पासरबाई हैं, जो राहगीर है, वो यहाँ पर रुकेंगे और उनको इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से रूल्स हैं, वो ऑर्डर्स हैं, ये भी इस पर लिखे गए हैं इंस्क्रिप्शन में। मोस्ट पीपल वर प्रॉब्ली नॉट लिटरेट। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर जो लोग थे उस समय के वो लिटरेट नहीं थे। डिड एवरी थॉट द सबकॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड प्राकृत यूज्ड इन पाटलिपुत्र? दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो इंस्क्रिप्शन है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं, तो क्या सभी लोग पाटलिपुत्र के जो भी लोग थे सब कॉन्टिनेंट के, वो सब प्राकृत लैंग्वेज को जानते थे? वो द ऑर्डर ऑफ द किंग्स हैव बीन फॉलोड? क्या जो राजा के ऑर्डर थे उनको फॉलो किया जाता था? तो ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका कि उत्तर जानना भी इतना आसान नहीं है। Some of these problems are evident if we look at the Ashokan inscription, which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking a change in his attitude towards warfare. एक और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस को देखें तो इन इंस्क्रिप्शंस पे ऐसा लगता है, ऐसा इंटरप्रिटेशन जो मिलता है उसमें जो रूलर्स का जो एंग्विश है, एंग्विश में चिंता, उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारा नरसंहार हुआ था और कहा जाता है कि इतने सारे लोग मारे गए थे कि धरती लाल हो गई थी खून से। तो ये देखने के बाद अशोका को बहुत पछतावा हुआ कि युद्ध में इतने लोग मारे गए हैं, तो उसको चिंता हुई और फिर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस तरह की जो टीचिंग्स है बौद्ध धर्म की वो उसने इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाई थी। तो अब बात करें तो जो भी इंटरप्रिटेशन है, जो भी लिखा हुआ है, तो क्या ये जो बदलाव हुआ था, जो भी मूड चेंज हुआ था अशोका का, उसको रिफ्लेक्ट करता है? जो भी इसकी युद्ध के प्रति जो भी इसका मोह भंग हुआ था उसको रिफ्लेक्ट करता है? As we shall see, the situation become more complex once we move beyond reading the inscription at face value. और लेकिन इतना आसान नहीं समझना, क्योंकि स्थिति और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम इंस्क्रिप्शन की फेस वैल्यू समझते हैं। अशोकन के इंस्क्रिप्शन जो भी उड़ीसा में पाए गए हैं, वन रिपीटिंग हिज एंग्विश इज मिसिंग, तो उनमें कहीं भी अशोका की चिंता नहीं नजर आती। तो हम दूसरे शब्दों में कहें, इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड, तो कह सकते हैं जिन जिन जगह को अशोका ने कॉन्कर किया था, जीता था, वहाँ पे इस तरह के इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं। What are we to make of that? It is the anguish of recent conquests were too painful in the region and therefore the ruler were unable to address the issue. तो क्यों नहीं उन जगह पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, वहाँ पे इस तरह की एंग्विश नज़र आती हैं किंग की, जहाँ पर उसको उसने रूल किया था या जिसको उन्होंने जीता था? तो क्या उस किंग के लिए बहुत मुश्किल होगा उस पेनफुल सिचुएशन को हैंडल करना, उसको लिखवाना जो कि वहाँ पर उसने किया था? तो हम बात कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, यानी जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनकी क्या लिमिटेशन है, उनकी क्या सीमाएं हैं। By now it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. Sometimes there are technical limitations. कि जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनकी कुछ
लिमिट्स हैं, पहले हम टेक्निकल लिमिट्स की बात करें तो लेटर्स आर वेरी फेंटली एनग्राव। जो भी लेटर्स हैं उस पर एनग्राव हो रहे हैं बहुत फेंट हो चुके हैं, बहुत हल्के हैं। दस रिकन्स्ट्रक्शन आर अनसर्टेन, तो जो हम पढ़ पाते हैं वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। ऑल द इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज और लेटर मिसिंग। एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत से इंस्क्रिप्शन हैं इसमें लेटर्स जो हैं तो हल्के हैं, डैमेज अनसर्टेन है इसलिए, और लेकिन साथ साथ बहुत से लेटर्स इसमें डैमेज हो चुके हैं या फिर मिसिंग हो चुके हैं, तो इसलिए इसको एग्जैक्ट मीनिंग को समझ पाना इंस्क्रिप्शन की इतना आसान नहीं है। सम विच मे बी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हो सकता है जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं किसी खास टाइम पीरियड के लिखे गए हों, किसी खास पर्टिकुलर प्लेस के लिखे गए हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो मिसिंग है। इफ़ यू गो थ्रू दैन एपिग्राफिक जर्नल you will realize that scholars are constantly debating, discussing alternative way of reading inscription। तो आप देखेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस बात को लेकर कहते हैं, उनमें भी अक्सर डिबेटिंग है, डिस्कशन पॉइंट है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं उसको लेके, क्योंकि उनका भी मानना है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग समझना अभी भी इतना आसान नहीं है। Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो भी 1000 की संख्या में जो इंस्क्रिप्शन है डिस्कवर की गए हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो कि अभी तक डेसिफर्ड नहीं किए जा सके हैं, जो कि पब्लिश नहीं हो सके, जिनका ट्रांसलेशन संभव नहीं हो पाया है। बिसाइड मैनी मोर इंस्क्रिप्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड विच हैव नॉट सर्वाइव्ड द रेवेज ऑफ टाइम। इसके अलावा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे भी होंगे जो कि एग्जिस्ट तो हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि और हो सकता है समय के साथ वो नष्ट भी हो गए हैं। सो व्हाट इज़ अवेलेबल इज प्रेजेंट इज प्रॉब्ली ओनली फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज स्क्राइब्ड। तो जो भी हमें अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है उसका एक फ्रैक्शन पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है उन इंस्क्रिप्शन के जो कि उस दौरान बनाए गए थे। दिस अनदर perhaps more fundamental problem, not everything that we have considered political economically significant or necessarily recorded in inscription। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी लिखा गया है इंस्क्रिप्शंस में वो उसमें पॉलिटिकली इकोनॉमिकली उसका क्या महत्व है ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। फॉर इंस्टेंस